नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। शो की शुरुआत कर रहे हैं पाकिस्तान की करतूत से, जो ड्रोन के सहारे हथियार भारत भेज रहा है। सुरक्षा बलों की सतर्कता की वजह से उसकी एक करतूत पकड़ी गई। जम्मू के एसएसपी का कहना है कि आतंकवादी गतिविधियों के लिए ये हथियार भेजे गए। हथियारों का ये जखीरा सीमा पार से ड्रोन के जरिए आतंकियों के लिए भेजा गया। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली कि जैसे मोहम्मद को हथियार भेजने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। मंगलवार रात अखनूर के एक गांव में तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों को संदिग्ध पैकेट मिला। शुरुआती तफ्तीश के दौरान ये पता चला है कि ये जो हथियारों का जो कंसाइनमेंट है बॉर्डर के पार से यहाँ पे आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए भेजा गया है और पर्टिकुलरली जम्मू और कश्मीर वैली में इसका उपयोग करना था। इससे पहले पंजाब के फरीदकोट में बीएसएफ ने 3 AK-47 और 2 अमेरिकी M16 राइफल सहित भारी मात्रा में हथियार बरामद किए। अब तलाश उन लोगों की है जिनके लिए हथियार आए थे। पाकिस्तान से होने वाली आतंकी घुसपैठ को रोकने के लिए भारत ने पूरे सीमा पर तारबंदी कर दी है, लेकिन अब पाकिस्तान आसमानी रास्ते से आतंकियों को हथियार मुहैया करा रहा है। जाहिर है पाकिस्तान की इस नापाक हरकत से सुरक्षा बलों की चुनौती और ज्यादा बढ़ गई है। नई दिल्ली में कैमरामैन शशिकांत के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और विपक्ष के विरोध के मुताबिक आज लोकसभा में श्रम सुधारों से जुड़े बिल पास हो गए हैं। इन बिलों को मजदूर विरोधी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इसके तहत 300 कर्मचारियों से कम वाली औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के हक कम किए गए हैं। ऐसी इकाइयों में नियुक्ति और छटनी में कंपनियों की मनमानी चलेगी। सेवा शर्तों में भी कंपनियां मनमानी कर सकेंगी। हड़ताल के अधिकार सीमित किए जा सकते हैं। प्रवासी मजदूरों के लिए रिहाइश का इंतजाम करना जरूरी नहीं है। संस्थानों को अपनी आवश्यकता के अनुसार सुबह से चल रहे हंगामों के बीच सरकार ने जब लोकसभा में श्रम सुधार से जुड़े 3 विधेयक पेश किए तो फिर हंगामा हो गया। IR कोड में स्ट्राइक के प्रावधानों का पर भी मैं बताना चाहूँगा, किसी भी श्रमिक को स्ट्राइक पर जाने का अधिकार IR कोड में छीना नहीं गया है। स्ट्राइक पर जाने से पहले 14 दिन के नोटिस पीरियड की बाध्यता हर संस्थान पर इसलिए लागू की गई है कि जिससे कि इस अवधि में सौहार्दपूर्ण बातचीत के माध्यम से विवाद को समाप्त करने का प्रयास किया जा सके। विपक्ष ने सदन का इस मसले पर भी बायकॉट किया। दरअसल इन कानूनों को मजदूर विरोधी बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक इन कानूनों के तहत 300 कर्मचारियों से कम वाली औद्योगिक इकाइयों में मजदूरों के हक कमजोर किए गए हैं। ऐसी इकाइयों में नियुक्ति और छटनी में कंपनियों की मनमानी चलेगी। सेवा शर्तों में भी कंपनियां मनमानी कर सकेंगी। प्रवासी मजदूरों के लिए रिहाइश का इंतजाम करना जरूरी नहीं है। ये जो लेबर बिल लेके आए हैं, ये मजदूरों का गला घोटने का काम कर रही है, मजदूरों का गला दबाने का काम कर रही है सरकार, ताकि जो विदेशी कंपनियां या प्राइवेट कंपनियां हैं उनको अपनी मनमर्जी करने के लिए छूट मिल सके। तमाम जो अभी तक की हमारी गौरवशाली परंपरा रही उसको दरकिनार करके ये तय कर लिया है कि आपके पास एक मेजॉरिटी अगर है पार्लियामेंट में, आप उस मेजॉरिटी का उपयोग बुलडोज करने के लिए करते हैं, डेसिमेट करने के लिए करते हैं। मजदूर संगठन पहले ही इन कानूनों का विरोध करते रहे हैं। कृषि से जुड़े कानूनों के बाद मजदूरों से जुड़े इन बिलों को लेकर आने वाले दिनों में टकराव बढ़ सकते हैं। कोरोना महामारी के समय में जब काम के मौके वैसे ही सिमट गए हैं, ऐसे में कंपनी और श्रम संबंधी कानून में इस तरह के बदलाव से कामगारों के रोजगार जाने का खतरा और ज्यादा बढ़ जाएगा। नई दिल्ली में राजीव रंजन और कैमरा पर्सन शशिकांत के साथ उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। 2 दिनों से एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर विवाद जारी है, जैसे कि किसानों की ये एक इकलौती समस्या हो। लेकिन सच क्या है? एमएसपी को लेकर किसानों का अनुभव क्या कहता है? और नए बिल को लेकर आखिर किसान डरे हुए क्यों हैं? नजफगढ़ मंडी से मेरे सहयोगी शरद शर्मा की रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के नजफगढ़ अनाज मंडी में नीलामी से वो गेहूं 1660 रुपए क्विंटल बिक रहा है, जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1925 रुपए क्विंटल है। ये गेहूं हरियाणा के झज्जर जिले के बादली गांव के राजवीर नंबरदार का है। राजवीर बताते हैं कि उनके 3 एकड़ अपने और 5 एकड़ बटाई पे लिए हुए खेत में कुल 120 क्विंटल गेहूं पैदावार हुई, लेकिन सरकार ने सिर्फ 64 क्विंटल गेहूं लिया। बाकी पहले से रजिस्ट्रेशन ना होने के चलते नहीं लिया। बताते हैं कि रजिस्ट्रेशन
उतनी ही जमीन की फसल का होता है जितनी अपनी होती है। क्या रेट आपका गेहूं बिक गया? हमारा 1660 रुपए बिका है जी। 1660 रुपए गेहूं बिका है? हाँ जी। और सरकारी रेट तो 1925 रुपए कुंटल का है। हाँ जी। तो सस्ते में क्यों बेच रहे हैं? क्या करें, जरूरत के मुताबिक बेचना पड़ता है जी। सरकार ने खरीद करी थी। हाँ। जब पूरी खरीद हुई नहीं, अच्छा, गेहूँ ज्यादा थे, वो अपने खर्चे के लिए गेहूँ लेने पड़े हमें। झज्जर जिले के ही खेड़का गुजर गांव के किसान धर्मवीर का गेहूं भी सरकारी गारंटी रेट 1925 की जगह 1660 में बिका। बताते हैं कि 140 क्विंटल गेहूं की पैदावार हुई, जिसमें से सरकार ने सिर्फ 35 क्विंटल लिया। बाकी गेहूं बरसात होने के चलते देर से पका और 15 मई के बाद सरकार ने खरीद बंद कर दी। अब मजबूरी है। सारा क्यों नहीं दिया आपने सरकारी में? 1925 का रेट था। बारिश होगी इस वजह से लेट निकलिया, इतना मंडी बंद हो ली। आड़ती बताते हैं कि मंडी डिमांड और सप्लाई पर चलती है। एमएसपी का यहाँ कोई मतलब नहीं। आजकल गेहूं का रेट 1650 और 1700 के बीच में बिक रहा है जी। दरअसल सच्चाई यही है कि एमएसपी पर होने वाली सरकारी खरीद बेहद कम समय और शर्तों के साथ होती है, जिसके चलते किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार को फसल बेचना आसान नहीं होता। एक नजर डालकर देखिए कि सरकार कुल पैदावार का कितना हिस्सा खरीदती है। साल 2019-2020 में देश में 1184 लाख टन चावल हुआ। सरकार ने 511 लाख टन खरीदा। 1076 लाख टन गेहूं हुआ, 390 लाख टन खरीदा। 231 लाख टन दाल में से 28 लाख टन खरीदी और 454 लाख टन मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा आदि में से 4 लाख टन खरीदा। अक्सर बहुत ही आसानी के साथ ये कह दिया जाता है कि अगर किसान को उसकी उपज के सही दाम नहीं मिल रहे या फिर किसान की फसल को व्यापारी औने पौने दाम पर खरीद रहा है तो किसान अपनी फसल को सरकार को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर बेच सकता है। लेकिन ये बात जितनी आसानी से कह दी जाती है उतनी आसान ये होती नहीं है और यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नजफगढ़ अनाज मंडी से मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। और अब ये बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले की, जिससे जुड़े ड्रग्स एंगल की जांच कर रही एनसीबी अब कई बड़े फिल्मी सितारों पर शिकंजा कसने की कोशिश में है। टैलेंट मैनेजर जया साहा के फोन से कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। रिया चक्रवर्ती की तरह ही अब जया साहा के फोन से भी नशे से जुड़े चैट मिले हैं, लिहाजा कुछ बड़े फिल्मी सितारों की मुसीबत बढ़ सकती है। मंगलवार को एनसीबी ने जया साहा के साथ ही कौन कंपनी के सीईओ ध्रुव चितगोपेकर और टैलेंट मैनेजर करिश्मा प्रकाश को पूछताछ के लिए बुलाया था। दरअसल 28 अक्टूबर 2017 की एक चैट में माल, हैश और वीड की बात हुई है। ये बातचीत एक बड़ी अभिनेत्री और उसके टैलेंट मैनेजर के बीच है। माल का अर्थ ड्रग से है, वीड यानी गांजा, हैश माने चरस। एनसीबी अब जया साहा और बाकियों को बुलाकर बातचीत के तह तक जाने की कोशिश में है। एनसीबी को उम्मीद है कि ड्रग रैकेट से जुड़ी इस चैट के जरिए वो बॉलीवुड के उन बड़े सितारों तक पहुंच सकती है जो ड्रग्स रैकेट से जुड़े हैं। इस बीच ड्रग्स मामले में गिरफ्तार रिया चक्रवर्ती की जहां एक तरफ 6 अक्टूबर तक जेल हिरासत बढ़ गई है, वहीं रिया के वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट में जमानत की अर्जी दी है, जिस पर बुधवार को सुनवाई होनी है। मुंबई से कैमरामैन संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ऑक्सीजन की किल्लत के बीच महाराष्ट्र में जैसे ही ये तय हुआ कि किन मरीजों को कितनी ऑक्सीजन दी जाए, डॉक्टरों का गुस्सा फूट पड़ा। डॉक्टरों के सबसे बड़े एसोसिएशन आईएमए महाराष्ट्र ने इसे न सिर्फ मरीजों के जीवन बल्कि डॉक्टरों पर भी सबसे बड़ा हमला बताया। महाराष्ट्र सरकार के सर्कुलर से डॉक्टर बेहद खफा हैं। इस सर्कुलर में लिखा है कि वार्ड के मरीज के लिए ऑक्सीजन की खपत 7 लीटर प्रति मिनट और आईसीयू में 12 लीटर प्रति मिनट तक सीमित होनी चाहिए। डॉक्टरों की सबसे बड़ी एसोसिएशन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए महाराष्ट्र ने इस आदेश को मरीज के जीवन के साथ साथ डॉक्टरों पर भी सबसे बड़ा और सबसे क्रूर हमला बताया है और कहा है कि आईसीयू या वेंटिलेटर के एक मरीज पर कई बार 1 मिनट में 80 लीटर ऑक्सीजन की खपत होती है। हर डॉक्टर अपने पेशेंट्स की जान बचाने के लिए जितनी ज़रूरत है उतना ऑक्सीजन लगाया जाता है। कई तरह के मामले से हम हज़ारों पेशेंट्स आप ला के दिखा सकते हैं जिनको 30 लीटर, 40 लीटर या कभी कभी 80 लीटर तक ऑक्सीजन प्रति मिनट आईसीयू में देना पड़ता है।
ये बात जो है ये डॉक्टरों को जो उनके अभ्यास है, उनका जो पेशेंट को बचाने के लिए मेडिसिन का जो उनका नॉलेज है, उनका स्टडी है, उस पर ये आक्रमण है और ये डॉक्टरों के क्लिनिकल एक्यूमेन पर बहुत बड़ा आक्रमण है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन महाराष्ट्र राज्य इसका कड़ा निषेध करती है। एसोसिएशन ऑफ मेडिकल कंसल्टेंट ने भी इस फैसले का कड़ा विरोध किया है और सरकार को सुझाव दिया है कि ऑक्सीजन की कमी में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन का भी इस्तेमाल हो, जो सीधे हवा से ऑक्सीजन लेकर मरीज को देती है। जो पेशेंट हाई फ्लो नेजल ऑक्सीजन या वेंटिलेटर पे जाता है, उनको 30 से 60 लीटर पर मिनट की ऑक्सीजन की जरूरत होती है। इस तरह के वक्तव्य और नोटिफिकेशन से ये मालूमात होता है कि सरकार इस वाक्य से, इस चीज से, ग्राउंड रियलिटी से बेरुख है, उन्हें मालूमात नहीं है और उनका गलत मार्गदर्शन किया जा रहा है। अगर ऑक्सीजन की किल्लत है तो उसका एक सुझाव ये है कि CCC2 जो बंद किया गया उसे फिर से चालू कर दिया जाए। वहां पर जो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन थे लगाए हुए थे, उसे अपनी ऑक्सीजन की जो सिलेंडर्स है उसकी खपत कम हो जाएगी और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो मशीन है वो हवा से ही ऑक्सीजन लेके पेशेंट मरीज को ऑक्सीजन देती है। तो CCC2 जब से बंद हुआ है तब से ऑक्सीजन की जरूरत बढ़ गई है, सिलेंडर्स की जरूरत बढ़ गई है। तो हमारा यही राय है कि इस तरह जो हम लोग ऑक्सीजन कम हो रही है उसकी पूर्ति हो सकती है। 31 अगस्त और 20 सितंबर का ये सरकारी आंकड़ा बताता है कि 21 दिनों में एक्टिव मरीज 53% बढ़े हैं। सर्कुलर के मुताबिक इनएक्टिव मरीजों में से करीब 15% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं, जबकि देश भर के 5 से 6% एक्टिव कोविड मरीज ही ऑक्सीजन पर हैं। यानी कि महाराष्ट्र में देश भर की तुलना में ऑक्सीजन की खपत लगभग 3 गुना ज्यादा है। वैसे महाराष्ट्र सरकार के आंकड़े कहते हैं कि राज्य में रोजाना 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन बनती है और कोविड मरीजों के लिए 600 मीट्रिक टन की खपत हर रोज दिख रही है। यानी चिंता की बात नहीं है, पर सरकार ऑक्सीजन जाया नहीं करने की हिदायत के साथ बंदिशें लगा रही है, जिस पर डॉक्टर समुदाय बेहद खफा है। निजी अस्पतालों की फीस पर सरकारी कैप को लेकर पहले से ही कई सवाल खड़े कर चुके IMA महाराष्ट्र ने अब इस नए सर्कुलर से नाराज होकर अपने डॉक्टरों के सेल्फ क्वारंटीन में जाने की चेतावनी तक दे दी है। मुंबई से पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए। और अब खबर राजस्थान के बीकानेर से, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ नहीं रह गया है। यहां तक कि पुलिस वालों को निशाना बनाने से भी वो नहीं चूक रहे हैं। दरअसल गाड़ियों की चेकिंग के दौरान कार चला रहे शख्स ने होमगार्ड को धक्का मार दिया। यही नहीं, जवान बोनट पर अटक गया और वो गाड़ी चलाता रहा। इस मामले में पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना के बाद पीड़ित जवान ने बताया कि 19 सितंबर की शाम गंगानगर सर्किल के पास ड्यूटी के दौरान उन्होंने गाड़ी रुकवाई, जिसके बाद पहले तो गाड़ी रुकी, फिर ड्राइवर ने गाड़ी को भगाना शुरू कर दिया और वो गाड़ी की बोनट पर लटक गए। काफी देर तक जवान को घसीटा गया और फिर उन्हें दीनदयाल सर्किल पर ले जाकर गिरा दिया गया। पूरी घटना में जवान को गंभीर चोट लगी है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। आरोपी ड्राइवर फिलहाल फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। कोरोना वायरस की वजह से हुए लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था जहां मंदी के बुरे दौर से गुजर रही है, वहीं कैपिटल बाजार में होने वाले निवेश में तेजी देखी जा रही है। इधर सेबी के एक निर्देश से जहां म्यूचुअल फंड वाले नाराज हुए, तो सेबी के चेयरमैन ने सामने आकर सफाई दी। लॉकडाउन के दौरान अर्थव्यवस्था में जहां गिरावट आई, वहीं दसियों हजार करोड़ रुपए भारत के कैपिटल मार्केट्स में निवेश किए गए। 1 अप्रैल से लेकर अब तक 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो पिछले साल इसी अवधि के दौरान हुए निवेश से 50,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। मल्टी कैप योजनाओं से हुई गलतफहमी दुर्भाग्यपूर्ण है। ये उद्योग के साथ सलाह करके किया गया था। हम किसी को इन योजनाओं में निवेश करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे हैं। इसमें कोई सवाल ही नहीं कि जो निवेशकों के हित में हो वही किया जाए। फिलहाल तो सेबी चेयरमैन ने निवेशकों को शांत करने का प्रयत्न किया है, लेकिन उनका कहना ये भी है कि बाजार में जो असमंजस की स्थिति है वो कुछ समय तक ऐसे ही बरकरार रहेगी, लेकिन कितने समय तक उसका अंदाजा अभी नहीं लगा सकते। मुंबई से पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। और कोरोना के कहर के बीच ऑनलाइन पढ़ाई में किस तरह से साइबर क्राइम की शिकायत सामने आ रही है, पूरी खबर दिखाएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए सिटी सेंटर शो।
खबर छत्तीसगढ़ के बीजापुर से, जहां डीआरजी यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों से भरी एक बस नदी में गिर गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि सभी जवान सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहे। जानकारी के मुताबिक डीआरजी के जवान सोमवार को बस में एंटी नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। बारिश के चलते समय नदी नाले उफान पर हैं। भैरगढ़ ब्लॉक में नीलशनार और मिट्टू रोड के बीच मिट्टू नदी पार करने के दौरान रपटा पर बस तेज बहाव में बहने लगी। इससे पहले कि चालक संभाल पाता, बस नदी में चली गई। अब हर बिजनेस ऑनलाइन होने से हमारी जिंदगी आसान तो हुई है, लेकिन शिक्षा से जुड़े जो लोग हैं वो साइबर क्राइम की परेशानियों से गुजर रहे हैं। आए दिन छात्र और शिक्षक साइबर क्राइम का शिकार हो रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। महामारी ने पूरी शिक्षा प्रणाली को ऑनलाइन कर दिया है। अब ये बात अलग है कि ऑनलाइन दुनिया में भी लोग परेशान किए जाने और साइबर क्राइम के संकट से जूझ रहे हैं, खास तौर पर नौजवान। जब लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो हर कोई अचंभित रह गया। जूम काफी लोकप्रिय था और छात्रों और शिक्षकों को सुरक्षा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोगों ने ऐप के मुफ्त संस्करण को प्राथमिकता दी, जिसमें सुरक्षा से जुड़े फीचर कम थे। जूम से जुड़े एक वाकये के बारे में मुझे पता है, जब एक शख्स ने छात्रों और शिक्षकों को परेशान किया। कई शिक्षक इस तरह के कॉन्फ्रेंस ऐप से पहली बार रूबरू हो रहे हैं। Zoom was an immediate grab. Zoom सबसे ज्यादा लोकप्रिय हुआ क्योंकि इसे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता था और ये शिक्षा संस्थानों के हिसाब से लचीला था। लेकिन कई बार लोग इसमें अजीबोगरीब नाम रखकर और अजीबोगरीब पहचान के साथ आते थे। सवाल सिर्फ अनुशासन के नहीं, बच्चों की हिफाजत के भी थे। मेरी क्लास में कुछ वाकये हुए जब छात्रों ने तेज संगीत चला दिया, शिक्षकों की आवाज कम कर दी और पूरे प्रेजेंटेशन पर काबू कर लिया। एक और समस्या जो मैंने देखी कि छात्रों ने सवालों के जवाब नहीं दिए, शिक्षकों को काफी परेशान होना पड़ा। हालांकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म छात्रों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छे तरीके से ऑनलाइन काम करने के लिए हमने शिक्षकों के लिए वेबिनार का आयोजन किया। इसके साथ ही बदलाव के साथ चलने के लिए हमने ऑनलाइन छात्रों की काउंसलिंग भी की। इस तरह की समस्याओं से लड़ने के लिए कई तरह के कानून हैं, लेकिन इनको सामने लाने का डर और इससे जुड़े स्टिग्मा को लेकर कई मामले सामने नहीं आ पाते हैं। नई दिल्ली से अरुण की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार।